हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है विभव मापी के अनुप्रयोग। तो बेटा विभव मापी के अनुप्रयोग क्या होते हैं? यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पहला जो अनुप्रयोग है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अनुप्रयोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारी बोर्ड क्लास में दे रखे हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमारे पास जो पहला अनुप्रयोग है वो है विभव मापी की सहायता से किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो बेटा सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। उसके बाद ही हम अगले जो पॉइंट होते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आंतरिक प्रतिरोध आप जानते ही हैं कि कोई भी सेल होता है जब वो बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह करता है, किसी भी सेल को जब बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित करता है, तो सेल के जो घोल होता है, सेल के अंदर जो घोल होता है उसके आयनों के बीच में जो रुकावट आती है, आयनों के प्रभाव में जो रुकावट आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बेटा। तो आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाए क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि किसी भी सेल को जब कोई सेल बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह करता है तो सेल के घोल में आयनों के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये आप सीधे भी बोल सकते हैं कि सेल के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। अब बेटा आप जानते हैं किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक होता है, देखना बेटा किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक होता है वो E इक्वल टू आप जानते हैं B प्लस आई आर होता है। कितना होता है? B प्लस आई आर होता है। अब बेटा R क्या है? यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध है, वैल्यू इसकी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो आई आर इक्वल टू हो जाएगा बेटा E माइनस बी हो जाएगा। अब R की वैल्यू निकालनी है तो E माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? I हो जाएगा। अब ओम नियम से आप जानते ही हैं, ओम नियम से देखिए बेटा I बराबर क्या होता है? सॉरी B बराबर होता है आई आर होता है। ठीक है। और वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें I की निकालनी है। तो B अपॉन क्या हो जाएगा? R हो जाएगा I इक्वल टू, तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? स्मॉल r इक्वल टू E माइनस बी अपॉन R। तो ये कहाँ पहुँच जाएगी? इस जगह। तो स्मॉल r इक्वल टू आएगा E माइनस बी अपॉन वी इंटू आर। तो बेटा ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ ज्ञात करनी है आपको? E और V की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है बेटा। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक। तो देखिए बेटा इधर देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? परिपथ व्यवस्था बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परिपथ व्यवस्था। देख लीजिए थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो सकता है, मैं थोड़ा आंतरिक प्रतिरोध के बारे में लिख देता हूं तो आपको मालूम रहे। आंतरिक प्रतिरोध देखिए बेटा आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, सेल के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए बेटा इधर लिखेंगे सेल के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या कहते हैं बेटा? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बेटा। और आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, कितना आता है? देखिए इधर स्मॉल r इक्वल टू E माइनस बी अपॉन बी इंटू आर।
ये क्या है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला है, इसका हमें यूज करना है। ये हो जाएगा समीकरण 1 मान के चलना बेटा इसको। अब हम बात करेंगे परिपथ व्यवस्था। परिपथ व्यवस्था क्या होती है, ध्यान दीजिए इधर बेटा। परिपथ व्यवस्था में हम देखेंगे, देखिए इधर, परिपथ व्यवस्था या परिपथ चित्र की बात कर सकते हैं कि परिपथ व्यवस्था में क्या करना है। देखिए बेटा, डायग्राम से समझेंगे इसको हम लोग और जल्दी समझ में आएगा। देखिए इधर, देखिए बेटा इधर प्राथमिक परिपथ, सबसे आप जानते हैं कि हमें एक प्राथमिक परिपथ चाहिए, एक क्या चाहिए, द्वितीयक परिपथ चाहिए। तो प्राथमिक परिपथ में हम लोग क्या करेंगे, एक संचायक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक लगा करके प्राथमिक परिपथ को पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। एक धारा नियंत्रक, एक कुंजी और एक संचायक सेल लगा करके प्राथमिक परिपथ को पूरा कर लेते हैं। और द्वितीयक परिपथ में हम लोग क्या करेंगे, एक सेल जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके साथ एक कुंजी, ठीक है, और एक धारा मापी को जोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया था सावधानियों में कि द्वितीय परिपथ में हम जो भी सेल लगाएंगे या विभव मापी में जितने भी सेल हम यूज करते हैं उनका धनात्मक सिरा कहाँ जुड़ा होना चाहिए बेटा, बिंदु ए से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है बेटा। देखिए बेटा इधर देखिए बेटा, ये हो जाएगा बेटा आरवी बॉक्स जिसमें ज्ञात प्रतिरोध होता है, और ये हो जाएगी कुंजी K2 और ये प्लस ये माइनस, और इसका जो विद्युत भागबल है वो E है, और ये हो जाएगा एक धारा मापी, और ये जॉकी हो जाएगी J, ये बिंदु A हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका धनात्मक सिरा कहाँ जुड़ा है, बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, और इस सेल का भी प्राथमिक परिपथ का भी जो संचायक सेल हमने यूज किया है इसका धनात्मक सिरा भी बिंदु ए से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कुंजी K1 है बेटा, और ये धारा नियंत्रक RH है, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक परिपथ, तो ये एक द्वितीयक परिपथ हो जाएगा। देखिए इधर बेटा, इसका जो विद्युत भागबल है वो EP है, प्राइमरी सेल बोलते हैं, एक्जुलरी सेल बोलते हैं इनको हम लोग। ये प्राथमिक परिपथ हो जाएगा। देख लीजिए बेटा, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस तरह का डायग्राम बनता है, वो इस टाइप का डायग्राम बनता है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा सेकेंडरी, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, द्वितीयक परिपथ, ठीक है बेटा। अब ये क्या हो गई, परिपथ व्यवस्था हो गई। तो बेटा इसमें आपको जो जो चीज़ दिख रही है वो हम लोग यहाँ नोट कर देंगे कि प्राथमिक परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, एक संचायक सेल और एक कुंजी K1 और एक धारा नियंत्रक लगा करके प्राथमिक परिपथ को पूरा करते हैं। देखिए बेटा इधर मैं लिख देता हूँ, लिखेंगे एक संचायक सेल EP व कुंजी K1, RH को लगाकर प्राथमिक परिपथ को पूरा करते हैं, परिपथ को पूरा करते हैं।
ठीक है बेटा। RH क्या होता है, धारा नियंत्रक होता है, लिखेंगे द्वितीयक परिपथ में एक सेल, बेटा सेल जिसका मैं आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है ना, एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है कॉमा कुंजी K2 व धारामापी को जॉकी के साथ लगा देते हैं, जॉकी के साथ लगा देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गई, परिपथ व्यवस्था हो गई। इसमें एक धारा, आप जानते हैं प्रतिरोध बॉक्स भी लगा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं बेटा इसको, क्या कहते हैं, प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं। तो बेटा ये क्या हो गई, प्राथमिक परिपथ की व्यवस्था हो गई, द्वितीयक परिपथ की व्यवस्था हो गई। अब बात करेंगे कार्यविधि की, कि इसका वर्किंग मेथड क्या होता है। तो बेटा देखिए इधर लिखेंगे कार्यविधि, बेटा वो उसकी मैं थ्योरी आपकी यहाँ पर नहीं लिखूंगा, थोड़ा समझ बोल कर समझ लेना, मैं बोलूँगा उसको समझ लेना बेटा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, कुंजी K2 को खोल देते हैं, इसके डॉट को बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे, जो EP सेल है इसमें इसके लिए धारा प्रवाहित करेंगे, K2 बाहर निकाल लेंगे बेटा। और जब K2 बाहर निकलेगी तो आप जानते हैं इसमें तो कोई धारा नहीं आएगी, वो धारा ऐसे जाएगी सीधी, भाई धारा ऐसे जाएगी सीधी, जाएगी नहीं जाएगी बेटा, ठीक है ना। अब धारा सीधी इधर जाएगी तो आप देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, जॉकी को पहले इधर रखेंगे, थोड़ा धारा जो विक्षेप है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा हमें, और फिर यहाँ पर रखेंगे तो विक्षेप इधर मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कंफर्म है कि बेटा इस तार पर कहीं ना कहीं शून्य विक्षेप की स्थिति हमें मिल जाएगी, अर्थात एक ऐसी स्थिति हमें प्राप्त होगी कि इस सेल का विद्युत भागबल और इस तार पर उत्पन्न किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत भागबल के क्या होगा, बराबर होगा। और जब बराबर हो जाएगा तो आप जानते हैं धारामापी में जो विक्षेप होता है वो कैसा आएगा, 0 आएगा, क्योंकि धारामापी में जो 0 होता है वो बीच में होता है, ठीक है बेटा। तो ऐसी स्थिति हमें प्राप्त होगी। तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, कुंजी K2 को खुला छोड़ देंगे और EP सेल में धारा प्रवाहित करेंगे, मतलब EP सेल के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति हम लोग ज्ञात करेंगे। मान लीजिए वो शून्य विक्षेप की स्थिति कितनी लंबाई पे मिलती है हमें, L1 लंबाई पर प्राप्त होती है। किस पर बेटा, L1 लंबाई पर प्राप्त होती है। तब क्या करेंगे बेटा, L1 लंबाई पर प्राप्त होती है, लिखेंगे बेटा, देखिए इधर लिखेंगे माना सेल E के लिए शून्य विक्षेप L1 लंबाई पर प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। मान लीजिए इस जगह प्राप्त होता है L1 लंबाई पर, ठीक है ना। इस सेल के लिए जो शून्य विक्षेप की स्थिति हमें प्राप्त हो रही है वो L1 लंबाई पर प्राप्त हो रही है, इसको बोल दो बिंदु C बोल दीजिए बेटा, ठीक है। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी हमारे पास, तो वैल्यू निकल के आएगी E = XL1। बेटा x क्या है, आप जानते हैं विभव प्रवणता है, क्या है, विभव प्रवणता है, ठीक है ना। तो ये स्थिति हमारे पास बन करके आ गई, इसको हम बंद करेंगे। समीकरण 2 बोलेंगे बेटा इसको, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, कुंजी K2 को लगा देना है
कुंजी K2 लगा देंगे तो इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। अब हमें क्या करना है, इसमें से इस प्रतिरोध बॉक्स में से एक ज्ञात प्रतिरोध निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा, एक कुंजी K2 को लगाएंगे और प्रतिरोध बॉक्स में से एक ज्ञात प्रतिरोध निकाल लेंगे और फिर दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, इस जॉकी को AB तार पर रख करके शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे। अब आप जानते हैं जब प्रतिरोध R निकल के आ जाएगा, इसमें ज्ञात प्रतिरोध आएगा तो प्रतिरोध के सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। यदि R प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है बेटा, V है, कितना है P, तो V की वैल्यू लिखेंगे बेटा। समझना बेटा बात को, मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अब क्या करना है हमें कि कुंजी K2 को लगा देंगे। कुंजी K2 को लगा देने के बाद हमें प्रतिरोध बॉक्स में से एक ज्ञात प्रतिरोध निकालना है। यदि प्रतिरोध जो ज्ञात प्रतिरोध R है बेटा, कितना है वो R, यदि R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है, V है, क्योंकि उसमें I धारा प्रवाहित होगी तो उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, V, और B बराबर कितना होता है, IR। ठीक है, तो B बराबर कितना आ जाएगा, IR हो जाएगा। अब हमें फिर भी क्या करना है, कुंज जॉकी को AB तार पर रख करके फिर दोबारा से शून्य विक्षेप की स्थिति हमें प्राप्त करनी है। तो मान लीजिए वो कितने पर आई बेटा, L2 पर आई, कितनी पर आई, L2 पर। ठीक है ना, तो देखिए इधर, तो ये D बिंदु पर प्राप्त हुई हमें और ये कितनी है बेटा, L2 है, कितना है बेटा, L2। तो देखिए इधर लिखेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे बेटा, यदि R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर B है तब B बराबर कितना हो जाएगा बेटा, IR हो जाएगा। कितना हो जाएगा, B बराबर IR, समीकरण 3 लिखेंगे। अब यदि ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दिया है। अब यदि E के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति, देखो बेटा मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, देखिए थोड़ा लिख देता हूँ, आपकी समझ में तो आ जाएगा। लिखेंगे बेटा, अब K2 को लगाकर RB से एक ज्ञात प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है ना, निकाल लेते हैं। यदि इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो R के सिरों पर B विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है बेटा, तो B बराबर कितना आएगा बेटा अपने पास, IR आ जाएगा। कितना आ जाएगा, IR आ जाएगा बेटा, IR आ गया, इसे बोलेंगे समीकरण 3। अब B बराबर IR आ गया तो बेटा इसके लिए अब इसमें I धारा प्रवाहित होती है तो संतुलन की स्थिति बदल जाएगी। अब यदि संतुलन की स्थिति कहाँ पर प्राप्त हो रही है, हमें सपोज करो L2 पर प्राप्त हो रही है, लिखेंगे यदि फिर E के लिए शून्य विक्षेप L2 प्राप्त होता है
ठीक है बेटा, क्योंकि हमने इससे कुंजी K2 लगा देंगे तो इसमें R प्रतिरोध बाहर निकाल लेंगे, इसमें क्या होगी, धारा प्राप्त होगी। तो अब जो शून्य विक्षेप की स्थिति है वो बदल जाएगी, ठीक है ना। वो हम लोग ज्ञात करेंगे कहाँ पे बदलती है बेटा, हमें सपोज करो डी बिंदु पर हमें L2 लंबाई पर प्राप्त होती है, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी बेटा हमारे पास, E बराबर XL2, ठीक है ना। E बराबर कितना आ जाएगा बेटा, XL2 आ जाएगा। और क्योंकि इससे अब धारा प्रवाहित हो रही है तो जो हमारा जो विभवांतर होता है वो इससे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, तो ये B बराबर प्राप्त हो जाएगा बेटा हमें, ठीक है ना। और B बराबर कितना है, IR है, कितना है बेटा, IR है, कितना है, IR। तो इसको हम बंद कर देंगे, समीकरण 4, ठीक है ना। अब देखो बेटा समीकरण 3 का प्रयोग करना है आपको, किसका प्रयोग करना है, समीकरण 1 का प्रयोग करना है और E और B की वैल्यू आपको वहां पर रखनी है। देखिए बेटा इधर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो बेटा R इक्वल टू कितना है अपने पास, देखिए इधर R इक्वल टू कितना है, E माइनस बी अपॉन बी इंटू R। तो R इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है अपने पास, XL1 है, और इसकी वैल्यू बेटा XL2 है, और अपॉन XL2 इंटू R। देखिए स्टूडेंट्स, तो बेटा हम बात कर रहे थे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की, तो यहाँ पे देखिए तो R बराबर था बेटा हमारे पास E माइनस बी अपॉन बी इंटू R। तो देखिए E की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी XL1, तो हमने बेटा XL1 रखा, और फिर हमारे पास V की वैल्यू, तो जो V की वैल्यू है वो है XL2 अपॉन में फिर V की वैल्यू XL2, और कोष्टक बंद कर देंगे R। तो देखिए बेटा यहाँ पर X क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो X से हमने क्या किया, X को निकाला और नीचे से ऊपर को X को काट दिया, तो वैल्यू जो बची हमारे पास वो बची L माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। R जो आप जानते हैं वो क्या होता है, ज्ञात प्रतिरोध होता है, जो हमने प्रतिरोध बॉक्स से निकाला है। इसका मान बेटा लगभग 1 से लेकर 10 ओम के मध्य में होना चाहिए। तो बेटा ये था हमारे पास विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो देखिए बेटा आंतरिक प्रतिरोध मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। वैसे मैंने डेफिनेशन आपको बता रखा हूँ कि जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा ली जाती है तो सेल के घोल के अंदर आयनों के मध्य में या आयनों के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। तो R बराबर होता है E माइनस बी अपॉन बी इंटू R। कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया है, और फिर हमने इसकी परिपथ व्यवस्था ली। परिपथ व्यवस्था में या परिपथ चित्र में जो आपने चित्र डायग्राम में किया है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। कार्यविधि में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में K2 को क्या करते हैं बेटा, खुला रखते हैं, और फिर E के लिए इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। मान लीजिए E के लिए इस तार पर हम लोग शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे। वो मान लीजिए हमारे पास C बिंदु पर आई L1 दूरी पर, कितनी दूरी पर, L1 दूरी पर। तो बेटा E बराबर हो जाएगा XL1। फिर हमने क्या किया, K2 को लगा दिया है बेटा, और K2 को लगाने के बाद हमने प्रतिरोध बॉक्स से कोई 1 ओम मतलब एक ज्ञात प्रतिरोध बाहर निकाल लिया है, और फिर दोबारा से हमने इस सेल के लिए विभव मापी तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की। तो वो आई हमारे पास L2। तो बेटा जब R प्रतिरोध निकाल लें तो उसके सिरों पर भी क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। वो कितना है बेटा, B बराबर IR, और जो लंबाई निकल के आई शून्य विक्षेप की स्थिति वो कितनी निकल के आई, L2। तो B बराबर क्या हो जाएगा, XL2 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू हमने समीकरण 1 में रख दी, तो बेटा ये निकल करके आ गया। ठीक है बेटा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।